प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। लंच टाइम की घंटी बजते ही राजू और उसके दोस्त मैदान की तरफ भागे। सब अपना भोजन का डिब्बा साथ लाए थे। वे मैदान में एक गोला बनाकर बैठ गए और सबने अपने अपने डिब्बे खोले। राजू की माँ ने उसे चना पूड़ी और हलवा बांध कर दिया था। लता माछ भात लाई थी। टीना के डिब्बे में नूडल्स थे। रोहन के डिब्बे में था ब्रेड और अंडा। वेणु इडली और चटनी लाया था और रमनदीप घर से आलू के पराठे लाया था मक्खन के साथ। सभी दोस्तों ने मिल बांटकर खाना खाना शुरू किया। रमनदीप बोला, कल शाम को उसने गुरुद्वारे पर लंगर खाया। रमनदीप पंजाब से है। वहाँ पर दूध, दही, मक्खन यानी कि दूध से बनी चीजों का सेवन ज्यादा होता है। वहाँ के लोग गेहूं और चावल भी ज्यादा खाते हैं। रमनदीप को खाने में छोले भटूरे और लस्सी बहुत पसंद है। टीना ने बताया, जब वो दिल्ली गई थी तो उसने बहुत सारे मॉल देखे जहाँ पर उसने पिज्जा, बर्गर और पास्ता खाया। टीना की माँ ने उसे समझाया कि ये सब सेहत के लिए अच्छा नहीं है, पर टीना को बहुत पसंद आया। टीना की माँ को दिल्ली की चाट भी बहुत अच्छी लगी। टीना ने फिर बताया कि उसे नूडल्स बहुत पसंद हैं, इसलिए वे नूडल्स आज टिफिन में लेकर आई थी। राजू के घर में रोज दाल, सब्जी और रोटी बनती है। कभी कभी खास मौकों पर उसकी माँ अलग अलग तरह की मिठाई और पकवान बनाती हैं। पिछले महीने उनके घर दूर के रिश्तेदार आए थे जो कि हांगकांग में रहते हैं। उन्होंने बताया कि हांगकांग में तो लोग सांप और कीड़े भी खाते हैं। सब बच्चे ये सुनकर हैरान थे। वेणु चेन्नई से था। उसने बताया उसके यहाँ इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, रसम के अलावा भी बहुत तरह के व्यंजन बनते हैं। तुम सभी ने पोंगल या बिसीबेले भात का नाम सुना है? फिर लता ने बताया कि कोलकाता में माछ और भात बहुत शौक से खाया जाता है। कोलकाता के लोग मीठा भी बहुत पसंद करते हैं। रसगुल्ला, संदेश और मिष्टी दोई तो सबका मनपसंद है। देखा, जितनी तरह के लोग उतनी तरह का खाना। एक ही कक्षा के बच्चे अलग अलग तरह का भोजन लाए थे, तो सोचो कि पूरे देश और पूरे विश्व में कितनी तरह का खाना होगा। तुम खाना कब खाते हो? जब तुम्हें भूख लगती है। तुम्हें कैसे पता लगता है कि भूख लगी है? ये बात तुम्हारा पेट तुम्हें बता देता है, कभी कभी गुड़गुड़ की आवाज के साथ। बच्चों, जब तुम्हें भूख लगती है तो क्या हमेशा गरम गरम खाना तुम्हें परोस दिया जाता है? ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको अच्छा और पौष्टिक खाना नहीं मिल पाता। कुछ सिर्फ रोटी और नमक या सूखे चावल पर गुजारा करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें भूखे पेट सोना पड़ता है। पिछले चैप्टर में तुमने छोटू और मोनू के बारे में पढ़ा था। उनके बारे में ही सोचो। कुछ दिन जब उनकी कोई कमाई नहीं होती तो वे चाय बिस्कुट से काम चलाते हैं या भूखे पेट सो जाते हैं। क्या एक परिवार के सब सदस्य एक ही तरह का खाना खाते हैं? जरूरी नहीं है। चलो राजू के घर चलते हैं। राजू की दादी मुलायम खाना खाती हैं।
क्योंकि उनके दांत अब टूट रहे हैं। राजू की माँ दादी के लिए खास खिचड़ी, दाल चावल या दाल में रोटियां डुबोकर तैयार रखती है। जब राजू की बहन छोटी थी तो वो भी चबा नहीं पाती थी, इसलिए माँ उसको दूध और मुलायम पदार्थ खाने के लिए देती थी। राजू के पिताजी को भी खाना बनाने का शौक है। वे राजू की माँ के साथ रसोई में हाथ बटाते हैं। राजू को अपनी माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद है, पर कभी-कभी वो जिद करता है कि उसे बाहर के पकवान खाने हैं। पर राजू को यह समझना जरूरी है कि बढ़ती उम्र में दाल, रोटी, सब्जियां और हर तरह का पौष्टिक आहार खाना जरूरी है। इस बात का राजू की माँ खास ध्यान रखती हैं। बच्चों, इस बात का खास ख्याल आप भी रखना। बाहर मिलने वाले पकवान अच्छे जरूर दिखते हैं, लेकिन घर के खाने जितना पौष्टिक और स्वच्छ नहीं होते। आज हमने अलग अलग तरह के खाने के बारे में सीखा। भारत एक विशाल देश है, जिसके भिन्न प्रांतों से आए लोग भिन्न खाने का सेवन करते हैं। हमने ये भी जाना कि भूख तो सबको लगती है, लेकिन पौष्टिक आहार हर किसी को नहीं मिल पाता। अंत में हमने जाना कि एक ही परिवार के अलग अलग सदस्य अपनी उम्र और पसंद के मुताबिक अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। अभी किस्सा खत्म नहीं हुआ। अगली वीडियो में हम जानेंगे अलग क्षेत्रों और प्रांतों के खाने के बारे में, और ये भी समझेंगे कि इन सब जगह अलग खाना मिलने का कारण क्या है। हेलो बच्चों, आज हम खाने को समझने के सफर में थोड़ा और आगे चलते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की चीजें खाई जाती हैं। ये निर्भर करता है इस बात पर कि वहाँ क्या चीज आसानी से पैदा होती है। जैसे कि पंजाब में दूध और गेहूं उत्पाद ज्यादा है, इसलिए इनसे बनी चीजों का सेवन ज्यादा होता है। बंगाल में लोग चावल ज्यादा खाते हैं। आंध्र प्रदेश के खाने में मिर्ची ज्यादा होती है। भोजन बहुत प्रकार की सामग्री से बनता है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो भारत के खाने की बुनियादी सामग्री हैं, जैसे कि चावल, रागी, मक्का, बाजरा, गेहूं आदि। हमारा भोजन ज्यादातर इन्हीं चीजों से बनता है। कभी कभी एक ही चीज का प्रयोग करके अलग अलग भोजन बनाए जाते हैं। जैसे आटे से रोटी बनती है, पराठा बनता है, हलवा भी बनता है। बेसन से लड्डू बनते हैं, कढ़ी बनती है, पकौड़े बनते हैं और हलवा भी बनता है। चावल से पुलाव, बिरयानी, खिचड़ी, पोंगल, डोसा, खीर आदि बनते हैं। किस जगह पर क्या खाया जाता है, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ क्या खरीदा जा सकता है और वहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं। मौसम निर्धारित करता है कि किसी क्षेत्र में किस तरह का खाना पैदा हो सकता है। लोग न केवल गाय का बल्कि बकरी और ऊंट का भी दूध पीते हैं, जहाँ जो उपलब्ध हो। रीति रिवाज के अनुसार लोग शाकाहारी, मांसाहारी और अन्य प्रकार का भोजन खाते हैं। पत्ते, फल, फूल, यहाँ तक कि पौधों की जड़ों का भी खाने में प्रयोग होता है। तो बच्चों, आज हमने जाना कि भारत और दुनिया के भिन्न प्रांतों में अलग अलग तरह का खाना मिलता है। कहाँ किस तरह का खाना मिलता है, यह निर्भर करता है इन बातों पर। वहाँ क्या उगता है, वहाँ मौसम कैसा है, वहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं, वहाँ क्या खरीदा जा सकता है। टाटा, अगली बार मिलेंगे एक और दिलचस्प पाठ के साथ। सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात मैडम। आज हम एक दिलचस्प गेम खेलेंगे। मैं इशारों में तुम्हें एक चीज के बारे में बताने की कोशिश करूंगी और तुम्हें सही सही पहचानना है कि मैं किस वस्तु की बात कर रही हूँ। ठीक है?
जी मैडम। किताब। सही। चिड़िया। बिल्कुल सही। अब ये बताओ। बैल। वाह वाह, मेरी क्लास के बच्चे खूब समझदार हैं। बच्चों, इशारों में बात करना शब्दों में बात करने से थोड़ा मुश्किल है। आज हमने जो खेल खेला उससे हमने जानने की कोशिश करी कि शब्दों के बिना बातचीत कैसे करी जाती है। ये मुश्किल जरूर है पर असंभव नहीं। क्या तुमने साइन लैंग्वेज के बारे में सुना है? जी मैडम, मेरी दूर की बहन रानी, वह बोल सुन नहीं सकती। जब भी हम उससे मिलने जाते हैं तो इशारों में बात करनी पड़ती है। ये काफी मुश्किल होता है, पर उसके पूरे परिवार को यह भाषा आती है। रानी हमारी बात हमारे होंठ पढ़कर समझने की कोशिश करती है। रानी के बारे में बताने के लिए शुक्रिया विजय। और तुमने सही कहा, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो बोल सुन नहीं सकते। वे भी तुम सबकी तरह स्कूल जाते हैं और इशारों में बात करने वाली भाषा सीखते हैं। चेहरे के भाव और हस्त मुद्राओं से अपनी मन की बातें और भावनाएं औरों तक पहुंचाते हैं। एक जगह और है जहां मुद्राएं और भाव प्रयोग में लाए जाते हैं, नृत्य कला। बच्चों, अगर कभी तुमने कथक या भरतनाट्यम जैसे पारंपरिक नृत्यों की प्रस्तुति देखी है तो तुमने गौर किया होगा कि नर्तक अलग अलग मुद्राएं बना के पौराणिक कथाओं को दर्शाते हैं। अब कुछ मुद्राओं के चित्र देखो। यह मुद्रा दर्शाती है मोर, यह दर्शाती है चिड़िया और यह है चूहा। एक और पारंपरिक नृत्य के बारे में सोचते हैं, कथकली। क्या तुम सब इस नृत्य के बारे में जानते हो? जी मैडम, ये नृत्य केरल के सबसे प्रचलित शास्त्रीय कलाओं में गिना जाता है। हाँ श्रेया, सही कहा। इस नृत्य की सबसे अद्भुत बात है इसका अभिनय, यानी कि चेहरे के भावों से कहानी बता पाना। इन कथकली नर्तकों के चित्र देखो, है ना अद्भुत? इनके भावों में क्या दिख रहा है? गुस्सा। अब मुझे बताओ, अगर मैं कहूँ मेरी गुड़िया खो गई है तो तुम्हें अजीब लगेगा ना? चेहरे हमारे मन का आईना होते हैं। एक छोटा बच्चा जो कि कुछ बोल भी नहीं पाता, अपने चेहरे या हाथों से कितनी सारी बातें कर लेता है। अब मैं तुम्हें कुछ लोगों के बारे में बताऊंगी। तुम बताना कि उनके चेहरे का भाव कैसा होना चाहिए। पूजा को आज एक नई फ्रॉक तोहफे में मिली है। उसके चेहरे का भाव कैसा होगा? नीता के बाबूजी को पता चला कि नीता ने होमवर्क नहीं किया है। नीता के बाबूजी के चेहरे पर कौन सा भाव आएगा? विनय की नई साइकिल का टायर पंक्चर हो गया। विनय अपने चेहरे के भाव से क्या व्यक्त करेगा? शाबाश बच्चों! एक दूसरे तक अपनी बात पहुंचाने के बहुत से तरीके होते हैं। पता है, कुछ किताबों में शब्द नहीं, केवल चित्र होते हैं। इन चित्रों को देखकर कहानी बनाई जा सकती है। चलो साथ कोशिश करते हैं। मैं कुछ चित्र तुम्हारे सामने रखती हूँ। तुम बताना उनमें क्या हो रहा है। इस चित्र में एक कौवा है। कौवा प्यासा है। कौवे को एक मटका दिखता है, वो खुश हो जाता है। पर मटके में तो बहुत कम पानी है। कौवा छोटे छोटे कंकर लाकर पानी में डाल देता है। पानी ऊपर आ जाता है। प्यासा कौवा जी भर के पानी पीता है। बहुत अच्छा बच्चों, मुझे उम्मीद है आज की क्लास में तुम्हें मजा आया होगा।
आज हमने जाना कि शब्दों के बिना भी बात करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हमने इशारों में बात करी और महसूस किया कि जो लोग बोल सुन नहीं सकते वे कैसे बातें करते होंगे। हमने जाना कि विभिन्न नृत्य कलाओं में मुद्राओं के प्रयोग से कैसे कहानियां बताई जाती हैं। फिर हमने समझा चेहरे के भावों का महत्व और अंत में चित्र देखकर एक कहानी बनाई। अलविदा बच्चों, अगली क्लास में मिलेंगे। जिया का हाथी। प्रस्तावना: इस वीडियो में हम जानेंगे हाथियों यानी एलिफेंट्स के रहन सहन और जीवन शैली के बारे में। आज जिया बोबो के साथ बैठकर अपने स्कूल का होमवर्क कर रही है। बोबो, मेरा होमवर्क तो हो गया। चलो अब हम कोई चित्र बनाते हैं। पर मैं किसका चित्र बनाऊं? जिया जब से चिड़ियाघर में जानवरों से मिलकर आई है, तब से जानवरों में उसकी रुचि काफी बढ़ गई है। हाँ बोबो, हम अभी एक हाथी का चित्र बनाते हैं। जिया और बोबो हाथी का चित्र बनाने लगते हैं। ये लो बोबो, हाथी का चित्र तो बन गया। तुम्हें जिया का ये हाथी कैसा लगता है? क्या तुम्हें इस चित्र में कुछ अजीब लग रहा है? तभी जिया की मम्मी आ जाती है। अरे जिया, तुम क्या कर रही हो? मम्मी, ये मैं उस चिड़ियाघर के हाथी का चित्र बना रही हूँ। देखो ये कैसा बना है। जिया, ये हाथी तो बहुत अच्छा है, लेकिन शायद तुमने इसे अभी तक खाना नहीं खिलाया, इसीलिए ये थोड़ा कमजोर लग रहा है। मम्मी की बात सुनकर जिया ये सोचने लगी कि अगर हाथी का शरीर इतना बड़ा होता है तो एक दिन में वो आखिर कितना खाना खाता होगा। मम्मी, हाथी एक दिन में कितना खाना खाता होगा? जिया, हाथी दूसरे जानवरों की तरह थोड़ा बहुत खाना नहीं खाता, वो तो उनसे बहुत ज्यादा खाना खाता है। एक बार में हाथी जितना खाना खाता है, उतने में तो छोटे जानवर कई दिनों तक अपना पेट भर सकते हैं। क्या तुम जानते हो कि हाथी एक दिन में कितना खाना खाता है? जवाब: हाथी एक दिन में कम से कम 100 किलोग्राम तक घास या पत्ते खाता है। पर मम्मी, इतना खाना खाने के बाद हाथी को तो बहुत नींद आती होगी। वो तो दिन भर सोते ही रहते होंगे। तुम्हें क्या लगता है हाथी एक दिन में कितने घंटे आराम करते होंगे? जिया, हाथी एक दिन में सिर्फ 2 घंटे या फिर ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे ही सोते हैं। लेकिन मम्मी, अगर वो पूरे दिन में 2-4 घंटे ही सोते हैं, तो फिर वो बाकी वक्त में क्या करती रहती है? वो तो मेरी तरह स्कूल भी नहीं जाते। हाथी तुम्हारी तरह स्कूल तो नहीं जाते जिया। बाकी वक्त में हाथी अपने झुंड के दोस्तों के साथ मिलकर पानी और कीचड़ में खेलते रहते हैं, क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है। और कभी-कभी गर्मी से बचने के लिए वो अपने पंखे जैसे कानों से भी हवा कर लेते हैं। मम्मी, चिड़ियाघर में तो वो हाथी अकेला था। हाथियों के झुंड में कौन कौन होता है? जिया, हाथियों के झुंड में कुछ हथनियां और उनके बच्चे ही होते हैं। और जैसे ही वो बच्चे 14-15 साल के हो जाते हैं, उन्हें अपना झुंड छोड़कर जाना होता है और इसके बाद वो अकेले ही रहते हैं। इसीलिए चिड़ियाघर में वो हाथी अकेला था।
क्या तुमने कभी हथनियों के झुंड को देखा है? तुम्हें क्या लगता है एक झुंड में कितने सदस्य होंगे? सोचो सोचो। जवाब, हाथियों के झुंड में 10 से 12 हथनियां और उनके बच्चे होते हैं। मम्मी, क्या झुंड की हथनियां कभी आपस में लड़ती नहीं? जिया, हाथियों के झुंड में सबसे बूढ़ी हथनी झुंड की नेता होती है और झुंड की सभी हथनियां अपने नेता की बात मानती हैं, इसीलिए वो कभी आपस में नहीं लड़ते। पर जिया, वैसे तो हाथी काफी शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन जब कभी उन्हें इंसान पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो अपने बचाव के लिए कभी कभी उन पर हमला करते हैं। पर मम्मी, इंसान हाथी को क्यों पकड़ते हैं? जिया, क्योंकि हाथी बहुत शक्तिशाली होता है, तो इंसान सामान ढोने या उसकी सवारी के लिए उसे पकड़ते हैं। क्या तुमने कभी हाथी की सवारी की है? तुम्हें वो सवारी कैसी लगी? तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारे वजन से हाथी को कोई तकलीफ होती होगी? क्या तुमने कभी किसी जानवर को दूसरे जानवर की सवारी करते हुए देखा है? तुम्हें क्या लगता है, ये बगुला भैंस पर क्यों बैठा होगा? मम्मी, क्या इंसान इसी तरह दूसरे जानवरों को भी पकड़ते हैं? हाँ जिया, इंसान दूसरे जानवरों जैसे सांप, भालू, बंदर और भी बहुत सारे जानवरों को पकड़ते हैं और इनसे काम करवाते हैं। लेकिन मम्मी, इंसान सांप जैसे छोटे जानवरों की सवारी कैसे कर सकते हैं? वो तो इतने छोटे होते हैं। अरे जिया, इंसान उन छोटे जानवरों की सवारी नहीं कर सकते। वो इन छोटे जानवरों से इनकी योग्यता के अनुसार काम करवाते हैं, जैसे कि सांप को बीन बजाकर नचाने के लिए, भालू को सर्कस में करतब दिखाने के लिए और बंदर का खेल दिखाने के लिए। क्या तुम ऐसे कुछ और जानवरों के नाम बता सकते हो जिन्हें इंसान पकड़कर काम करवाते हैं? तुम्हें क्या लगता है, इन जानवरों के साथ सही बर्ताव किया जाता है? जिया ये सब सुनकर कुछ शांत सी हो गई। उसे जानवरों की फिक्र होने लगी। जिया को परेशान देख जिया की मम्मी बोली, पर जिया, सभी इंसान इन जानवरों को पकड़कर इनसे काम नहीं करवाते। बहुत से लोग जानवरों से प्यार करते हैं और इनका पूरा ख्याल भी रखते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे तुम बोबो का ख्याल रखती हो। ये सुनकर जिया की उदासी खुशी में बदल गई। जिया, एक काम करो, तुम अब और एक हाथी बनाओ और इसको थोड़ा मोटा बनाना। जरूर मम्मी, मैं अभी बनाती हूँ। जिया अब एक नया हाथी बनाने में लग गई। बोबो भी उसका साथ दे रहा है। जिया का ये नया हाथी तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम इससे अच्छा हाथी बना सकते हो? सारांश, इस वीडियो में हमने देखा हाथियों के रहन सहन और जीवन शैली के बारे में। अनीता की मधुमक्खियां। प्रस्तावना, इस वीडियो में हम अनीता और उसकी मधुमक्खियों यानी हनी बीज के बारे में जानेंगे। हर दिन की तरह उस दिन भी जिया बोबो के साथ अपने टेबल पर बैठकर मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। अचानक जिया को बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। पहले तो जिया ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उसे पढ़ाई जो करनी थी। पर कुछ देर बाद उससे और रहा नहीं गया। बोबो, बस बहुत हो गया, चलो देखते हैं ये कैसी आवाज है। जैसे ही जिया ने अपनी खिड़की से बाहर झांका तो उसने देखा कि एक पेड़ पर बहुत बड़ा मधुमक्खियों का छत्ता है।
और उसके पास कई सारी मधुमक्खियां घूम रही हैं। मधुमक्खियों को देखकर जिया बहुत खुश हो जाती है, पर फिर उसे कुछ याद आता है। मैंने तो सुना था मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं, पर मुझे तो शहद दिख ही नहीं रहा। क्या तुमने कभी मधुमक्खियां देखी है? क्या तुम्हें पता है मधुमक्खियां शहद बनाती हैं या नहीं? जिया, तुम ये खिड़की से बाहर क्या देख रही हो और अकेले अकेले क्या बोले जा रही हो? हाँ मम्मी, देखो देखो, बाहर मधुमक्खियों का छत्ता है। मम्मी ने ये सुनकर खिड़की से बाहर देखा। ये मधुमक्खियों का छत्ता तो काफी बड़ा है। मम्मी, मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं क्या? हाँ, बिल्कुल जिया, मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं। पर मुझे तो शहद नहीं दिख रहा। क्या तुम्हें पता है जिया को शहद क्यों नहीं दिख रहा? सोचो सोचो। शहद उनके छत्ते के अंदर होता है जिया, वो बाहर से नहीं दिखता और उसे निकालना उतना आसान भी नहीं होता। अब मैं समझी। तुम्हें पता है जिया, लोग शहद बेचने के लिए मधुमक्खियां पालते हैं। मधुमक्खियां पालते हैं? जैसे हमने बोबो को पाला है। लोग वैसे मधुमक्खियां भी पालते हैं? हाँ जिया, तुमने अनीता के बारे में सुना है क्या? वो तो यही काम करती थी। जिया ने तो अनीता के बारे में नहीं सुना, पर क्या तुम्हें अनीता और उसकी मधुमक्खियों के बारे में पता है? अनीता बिहार के एक छोटे से गांव में रहती थी। क्या तुम्हें पता है बिहार कहाँ है? भारत के इस नक्शे पर दिखाओ। अभी तो अनीता बड़ी हो गई है, पर कुछ साल पहले वो तुम्हारी जैसी एक प्यारी सी बच्ची थी जिसे पढ़ने का बहुत मन था। एक दिन बकरियां चराते समय अनीता ने अपने गांव के स्कूल की दीवार के ऊपर से झांक कर देखा। स्कूल में इतने सारे बच्चों को देखकर उसका भी स्कूल जाने का मन हुआ। तो क्या वो तब तक स्कूल नहीं जाती थी मम्मी? नहीं जिया, उसके मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं थे और उन्हें लड़कियों का स्कूल जाना पसंद भी नहीं था। तुम तो रोज स्कूल जाते हो, पर तुम क्या किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जो स्कूल नहीं जाता? क्या तुम्हें पता है वो स्कूल क्यों नहीं जाता? हाँ मम्मी, तो क्या वो स्कूल जाने लगी? हाँ जिया, स्कूल के टीचर ने उसके मम्मी पापा को बहुत समझाया। टीचर ने उन्हें बताया कि सारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार है और 8वीं क्लास तक पढ़ाई लगभग मुफ्त होती है, और ये सब सुनकर वो मान गए। क्या तुम्हें लगता है सारे बच्चों को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए? वाह, अनीता अब स्कूल जा सकती है। अनीता ने 5वीं क्लास तक तो अच्छे से पढ़ लिया, पर 6ठी क्लास में खर्चा थोड़ा बढ़ने लगा। पर अनीता ने आगे पढ़ने का मन बना लिया था। तो फिर उसने क्या किया? तुम अगर अनीता की जगह होते तो क्या करते? अनीता ने पैसे कमाने के लिए अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और गांव वालों को भी पढ़ाई के महत्व के बारे में समझाया। फिर एक दिन उसे पता चला कि गांव में बहुत सारे लीची के पेड़ होने की वजह से कुछ लोग मधुमक्खियां पालकर शहद बनाने का काम करते थे। हाँ, लीची के पेड़ क्यों? हाँ, क्योंकि मधुमक्खियां लीची से आकर्षित होती हैं। अच्छा, फिर अनीता ने क्या किया? अनीता ने मधुमक्खियां पालने का एक सरकारी कोर्स किया। वाह, ऐसा कोर्स भी होता है क्या मम्मी? बिल्कुल जिया, पर अब मधुमक्खियां पालने के लिए
उसे पैसों की जरूरत थी। उसे ये भी पता लगा कि मधुमक्खियां अक्टूबर से दिसंबर तक के महीनों में अंडे देती हैं। तो अनीता ने क्या किया? अनीता ने अपने ट्यूशन के पैसे बचाना शुरू कर दिया। उन पैसों से उसने मधुमक्खियां पालने के लिए 2 बक्से, चीनी का घोल बनाने के लिए चीनी और सफाई के लिए कुछ दवाइयां खरीदी। क्या तुम्हें पता है अनीता इन सब से क्या करने वाली थी? सोचो सोचो। उस साल दिसंबर आने तक अनीता के पास बहुत सारी मधुमक्खियां जमा हो गई थीं। धीरे धीरे अनीता के पास 20 बक्से हो गए और वो उनसे निकले हुए शहद को बेचकर उन पैसों से अपने कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा उठाने लगी। अनीता ने तो अपनी पढ़ाई के पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत की है। तुम ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जिसने भी ऐसा ही कुछ किया हो? जिया ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, पर अब वो और एक बात सोचने लगी। मम्मी, क्या वो मधुमक्खियां उसे काटती नहीं थी? काटती तो थी, पर अनीता ने बिल्कुल हार नहीं मानी। वो तो बहुत बहादुर है मम्मी। हाँ जिया। मम्मी, मुझे भी अनीता की तरह मन लगाकर पढ़ना है, पर पहले क्या मैं बाहर जाकर मधुमक्खियों को देख सकती हूँ? हाँ जिया, बिल्कुल जाओ, पर उनके ज्यादा पास मत जाना। चलो बोबो, हम मधुमक्खियां देखने चलते हैं। पर उनके ज्यादा पास नहीं जाएंगे। जिया और बोबो मिलकर अब बाहर से, पर थोड़ा दूर से मधुमक्खियां देखने जाते हैं। क्या तुमने कभी मधुमक्खियों को करीब से देखा है? उन्हें देखकर तुम्हें कैसा लगता है? सारांश, इस वीडियो में हमने अनीता और उसकी मधुमक्खियों के बारे में जाना। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।